Hi everyone and welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं which is the research methods in psychology. तो आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो पर्टिकुलरली डिजाइन्स हैं, आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिजाइन्स, इनके जो अलग अलग टाइप्स हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या इनके कीवर्ड्स हैं, क्या आपको पता होना चाहिए फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम्स, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप चाहे सीयूईटी पीजी का एग्जाम दो या आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दो या आप एमए एमफिल का एग्जाम दो या आप गेट का एग्जाम दो, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो, आपको इस टॉपिक पे बिल्कुल सवाल देखने को ही मिलता है। वो आपके मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, मल्टीपल सेलेक्ट के फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है, which makes this topic very very important and not just only for your exams but आपको मास्टर्स में एज अ पार्ट ऑफ योर डिसर्टेशन या बैचलर्स में एज अ पार्ट ऑफ योर रिसर्च या डिसर्टेशन आपको रिसर्च करनी होती है, तो यू मस्ट नो अबाउट दीज रिसर्च मेथड्स, दीज रिसर्च डिजाइंस। ओके, तो आज एक ही क्लास में हम इन्हें कंप्लीट डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे, यही आपके यूट्यूब चैनल पे, पावर विदिन के यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप नए हैं तो मेक श्योर दैट यू डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। एंड सो बिफोर वी बिगिन, let's talk a little about power within psychology as well. So, अगर आप अभी स्कूल में हैं और सीयूईटी यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है, आप पीएचडी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एचपीएससी, आरपीएससी, ईवीजीसी ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी लेवल के साइकोलॉजी के एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो पावर विद इन साइकोलॉजी हर एरिया को, हर चीज को, हर लेवल को कवर करता है। सीयूईटी यूजी से लेके यूजीसी नेट जेआरएफ, हर तरीके के एग्जाम्स की कंप्लीट कोर्स आपको पावर विद इन साइकोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनकी और डिटेल के लिए आप जो आपके स्क्रीन पे नंबर गिवन है या जो वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से हमसे रीच आउट कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस कोर्सेज का रिजल्ट क्या रहता है, तो इन कोर्सेज की वजह से आप देख सकते हैं बैक टू बैक हर साल अलग अलग एग्जाम्स में AIR1 पावर विद साइकोलॉजी के बच्चे रहे हैं, चाहे वो जामिया मिलिया का एग्जाम हो या सीयूईटी पीजी हो, हर जगह हमने साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं, ये पावर विद साइकोलॉजी के बच्चों को बिल्कुल ही रॉक करते देखा है। तो अगर आप भी ऐसे ही टॉपर्स बनना चाहते हैं और आपको गाइडेंस की जरूरत है, थोड़ा सही कंटेंट की जरूरत है, सिलेबस की पूरी कवरेज की जरूरत है, तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें। अगेन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें थ्रू व्हाट्सएप भी रीच आउट कर सकते हैं। अब इस कोर्स में अगर आप एनरोल होते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको लाइव लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ लाइव लेक्चर्स की आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करी जाती है, जो कि आप के थ्रू भी या वेब पोर्टल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हमारी ऐप भी प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, दोनों में ही अवेलेबल है फ्री में डाउनलोड करने के लिए, तो आप बिल्कुल इसे अवेल कर सकते हैं। ऐप पे आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे फ्री में, साथ साथ आपको कुछ मॉक टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी टू प्रैक्टिस, कुछ पीवाईक्यू सीरीज भी मिलेंगी फ्री में टू प्रैक्टिस, तो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। इसके अलावा आपको, अगर आप कोर्स में एनरोल होते हो, तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराई जाती है, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज एक्सेट्रा की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके अलावा आपको डाउट्स अगर आते हैं तो वो क्लास में तो लिए ही जाते हैं, साथ साथ आप वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशंस भी अरेंज करा सकते हैं। आप कभी भी अपने डाउट्स व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं, आप हमसे कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी फैकल्टी से अपने डाउट्स को क्लियर करवाने के लिए वीडियो कॉल पे, फोन कॉल पे बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं, या अपने परफॉर्मेंस को अगर आपको एनालाइज करना हो, अगर आपको एक गाइडेंस चाहिए पर्टिकुलरली अपनी परफॉर्मेंस, अपनी स्कोर्स का इवैल्यूएशन कराना है मॉक टेस्ट पे, तो आप वो भी इस कोर्स में करवा सकते हैं, करवाते हैं बच्चे के। और इसके साथ साथ अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होते हैं जिसकी प्रिपरेशन आपको चाहिए, तो वो भी इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करी जाती है। आपको इंटरव्यू की भी, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस भी आपको कराई जाती है। तो हर तरीके से हर एक लेवल पे आपकी कंप्लीट होल प्रिपरेशन आपको आपके कोर्स में कराई जाती है। कोर्स के अलावा अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं करियर से रिलेटेड, पाथ से रिलेटेड, कंसीडरिंग अभी कितने सारे चेंजेस भी हो रहे हैं इन द एरिया, इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, तो ऐसे में अगर आपको करियर गाइडेंस सेशंस चाहिए, थोड़ी क्लैरिटी चाहिए इन नए रूल्स पे,
तो आप उनके लिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप करियर गाइडेंस सेशंस भी शेड्यूल करा सकते हैं। बाकी कोई क्वेरी आती है तो उसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। तो आपके पास बिल्कुल ये मौका है, अपॉर्च्युनिटी है कि आपके पास लोग हैं जो आपके हर तरीके के साइकोलॉजी रिलेटेड सवाल को आंसर करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो इसलिए डू यूज़ दिस अपॉर्च्युनिटी एंड रीच आउट टू द टीम व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि आपको अगेन आपकी स्क्रीन पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, तो ये तो थी बात विदिन साइकोलॉजी के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू टुडेस टॉपिक, रिसर्च डिजाइन्स, रिसर्च मेथड्स। तो हमारे मेजरली 2 तरीके के डिजाइन्स, 2 कैटेगरीज हैं डिजाइन्स की, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स। क्वालिटेटिव डिजाइन्स मतलब कि हमारे एक्सप्लोरेटरी डिजाइन्स एंड क्वांटिटेटिव हमारे एक्सप्लेनेटरी डिजाइन्स। मतलब क्वालिटेटिव डिजाइन्स वो होते हैं जो कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस पे फोकस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, ओपिनियन इनको समझते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं। यहाँ पे हमारे पास व्हाई क्वेश्चंस होते हैं, हम वर्ड, सिंबल, इमेजेस, ऑब्जर्वेशंस इनके थ्रू पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस को समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉन मेट्रिक डेटा होता है। नॉन मेट्रिक मतलब कि हम यहाँ पे नंबर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम स्टैट्स का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, हम थीम्स, पैटर्न्स इनको एक्सप्लोर करते हैं। इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा के थ्रू डेटा का कलेक्शन होता है। हमारे पार्टिसिपेंट के वर्ड्स में ही उसी की इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, जिनमें कि हम फिर थीम्स एक्सप्लोर करते हैं। तो काफी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे फॉर्म होती है हमारे क्वालिटेटिव डिजाइन में। यहाँ जरूरी नहीं कि हम एक हाइपोथेसिस ही टेस्ट करें। वेरएस क्वांटिटेटिव डिजाइन में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। यहाँ पे हमारे पास मेट्रिक डेटा होता है। कैसा डेटा होता है? मेट्रिक डेटा। मेट्रिक डेटा का मतलब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा होता है। हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज मीन, मीडियन, मोड का इस्तेमाल करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, हम जनरलाइजेशन करते हैं। कहाँ पे? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइंस में हम एक थ्योरी को, एक हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। तो ये हमारा जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स, कोरिलेशन एक्सेट्रा करते हैं, तो ये हमारे क्वांटिटेटिव डिजाइंस होते हैं। ओके, तो इनका बेसिक डिफरेंस तो ये है। अब इनमें क्या क्या आते हैं एक एक करके देखते हैं। तो पहला है क्वालिटेटिव डिजाइंस। क्वालिटेटिव डिजाइंस आपके की 5 टाइप्स हैं। फेनोमेनोलॉजी से शुरुआत करते हैं। तो फेनोमेनोलॉजी क्या होती है? ये वो रिसर्च डिजाइन है जहां पे हम लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस पे फोकस कर रहे हैं। तो आपका कीवर्ड यहाँ पे क्या है? लिव्ड एक्सपीरियंस। यही है आपका कीवर्ड। क्या कीवर्ड है? लिव्ड एक्सपीरियंस। तो आपको ये सवाल मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, तो आप कीवर्ड्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो फेनोमेनोलॉजी इज दैट रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव डिजाइन है ये, जहाँ पे हम लोगों के लाइफ के, उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को समझते हैं और फिर उनका आपस में कंपैरिजन भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखना चाहती हूँ कि इंडिया में किसी पर्टिकुलर स्टेट पे मैं स्टडी कर रही हूँ, क्वालिटेटिव स्टडी फेनोमेनोलॉजी, जहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि लोगों का मे बी जेंडर इक्वालिटी को लेके क्या ओपिनियन है, और मतलब इससे रिलेटेड किस तरीके के उनके स्ट्रगल्स रहे, ये मैं समझ रही हूँ। ओके, तो उनके स्ट्रगल्स एक्सप्लोर करने के लिए मैं उनके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को समझ रही हूँ, उनके इंटरव्यूज ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ और उनके इंटरप्रिटेशन कर रही हूँ। तो अलग अलग लोगों के इस इंटरप्रिटेशन को फिर मैं आपस में कंपेयर भी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, उनकी जिंदगी के, उनके जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, उनका जो उनके इनको मैंने समझा और अलग-अलग लोगों के ये लिव्ड एक्सपीरियंसेस को मैंने आपस में रिलेट भी करा। तो ये कौन-सी स्टडी हो गई? ये हो गई फेनोमेनोलॉजी। के नेक्स्ट वी हैव एथनोग्राफी। अगला हम एथनोग्राफी समझते हैं। तो एथनोग्राफी, फेनोमेनोलॉजी आपको काफ़ी रिलेटेड साउंड करेंगे। हाँ, ये बट इनमें डिफरेंस है। तो एथनोग्राफी में भी हम लोगों के एक्सपीरियंसेस को समझते हैं, बट हम समझते हैं इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कमिटी के कॉन्टेक्स्ट में,
कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ों को समझते हैं, कहाँ पे? एथनोग्राफी रिसर्च में। तो एथनोग्राफी रिसर्च में ये आपके कीवर्ड्स हैं कल्चर एक्सेट्रा, ये आपके कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिसर्चर जो है, वो पार्टिसिपेंट्स के पास उनके कल्चर में जाके रहता है, वहाँ इंटरैक्ट करता है, ऑब्जर्वेशन करता है और अपना डेटा इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो कलेक्ट करते हैं। दैट इज़ एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी में हम एक स्पेसिफिक कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एथनोग्राफी रिसर्च में अब एक रिसर्चर है जो देखना चाहते हैं कि पावर विद के एम्प्लॉयज से कैसे होते हैं। क्या ये हैप्पी हैं या बिल्कुल ही खड़ूस से हैं, बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है या हैं, ऐसा कुछ ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। सबके लिए इनका ओवरऑल बिहेवियर देखने के लिए ये आते हैं रिसर्चर पावर विद के ऑर्गेनाइजेशन में ही अपना समय जो है स्पेंड करते हैं एम्प्लॉइज की, लोगों की, स्टाफ की, स्टूडेंट्स की, इन सबकी ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर अपना स्टडी कैरी ऑन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की जब स्टडी करी है, तो वो कौन-सी स्टडी होगी? वो होगी एथनोग्राफी। ओके, तो ये कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन ये सब आपके कीवर्ड की तरह एक्ट करते हैं फॉर एथनोग्राफी। ओके, तो एथनोग्राफी रिसर्च जो होती है, इसको फर्दर 2 तरीके से हम देखते हैं, एमिक और एटिक अप्रोच। एमिक अप्रोच और एटिक अप्रोच। अब ये क्या-क्या है? तो एटिक अप्रोच होती है और एक एमिक अप्रोच होती है। एमिक अप्रोच यूनिक फाइंडिंग्स पे फोकस करती है। यूनिक मतलब कि एमिक अप्रोच में जो जिस पर्टिकुलर कल्चर में मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, रिसर्च कर रही हूँ, मेरी फाइंडिंग्स उस पर्टिकुलर कल्चर की ही है, उसी के बारे में है, उनकी यूनिक चीज़ों को मैं स्टडी कर रही हूँ। इसका मेरा एंड गोल कहीं और जनरलाइज़ेशन करना, किसी और कल्चर से रिलेट करना या इस कॉन्टेक्स्ट के बाहर जाके इसकी जनरलाइज़ेशन करना, ये सब मेरा गोल यहाँ पे नहीं है। मैं उस पर्टिकुलर कल्चर की ही यूनिक फीचर्स मैं स्टडी कर रही हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एथनोग्राफी रिसर्च करूँ जहाँ पे मैं मे बी अंडमान निकोबार जाऊँ, निकोबार में जारवा ट्राइब्स की मैं ऑब्जर्वेशन करूँ, एथनोग्राफी स्टडी करूँ, तो मेरी जो फाइंडिंग्स आएगी वो उस पर्टिकुलर ट्राइब तक ही रहेगी, उनकी ही होगी, उनके यूनिक फीचर्स की ही मैंने ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी करी होगी, एथनोग्राफी करी होगी। इसको मैं कहीं और के लोगों से किसी और ट्राइब से जनरलाइज़ नहीं करूँगी। ओके, तो दैट इज़ एमिक अप्रोच। व्हेreas एटिक अप्रोच में हमारा एंड गोल जनरलाइजेशन का होता है, जहाँ पे अपनी फाइंडिंग्स को मैं अब और जगह भी जनरलाइज करूँगी। तो दैट इज़ एमिक एंड एटिक अप्रोच। तो ये सॉर्ट ऑफ आपके एटिक आपके नोमोथेटिक अप्रोच जो कि आप पर्सनैलिटी में पढ़ते हो उसकी तरह है और एमिक आपके इडियोग्राफिक अप्रोच की तरह है। ओके, देन वी हैव नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च क्या होती है? नैरेटिव रिसर्च इज़ लाइक स्टोरी टेलिंग या नाम से ही आपको लग रहा होगा ये। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिसर्चर और पार्टिसिपेंट इन दोनों की एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है। कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है, जहाँ पे हमारे रिसर्चर, हमारे पार्टिसिपेंट ये दोनों ही एफर्ट्स कोलैबोरेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेंट जो हैं, ये अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कीवर्ड स्टोरी STORY। एक सेकंड, ये क्या हुआ? ये हाँ, स्टोरी फिर बायोग्राफी, बायोग्राफी। ओके, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं यहाँ पे नैरेटिव रिसर्च में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिसर्चर हैं, ये अपने पार्टिसिपेंट, अपने सब्जेक्ट की लाइफ की सुन रहे हैं, एक कहानी की तरह समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और उस तरीके से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रिसर्चर हैं जो जानना चाहते हैं कि मे बी एथलीट्स की लाइफ कैसी होती है। तो एक किसी एक एथलीट कि वो उनके साथ वो नैरेटिव रिसर्च कर रहे हैं, जहाँ वो जो पर्टिकुलर एथलीट है, वो अपनी लाइफ की कहानी को बता रहे हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ, तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चलती है। कहाँ उनका बचपन गुज़रा, फिर उसके बाद वो कैसे इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आए और क्या-क्या उनको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी, क्या-क्या कैसे उनको सक्सेस मिली एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो ये एक नैरेटिव रिसर्च होगी। आप इसको समझ सकते हो जैसे आपकी मूवीज़ आती है ना बायोग्राफी वाली मूवीज़ जैसे एमएस धोनी आपने देखी होगी या फिर भाग मिल्खा भाग आई थी या फिर वो अ, 1983 आई थी कपिल देव की। तो ये सारी जो मूवीज़ आती हैं, आप इनको एक तरीके से नैरेटिव रिसर्च की तरह समझ सकते हो, ओके?
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है हमारे रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बीच में, जहाँ पे पार्टिसिपेंट अपनी स्टोरी को बता रहे हैं, कि नरेट कर रहे हैं, कि देन वी हैव केस स्टडी। केस स्टडी होती है, यहाँ कीवर्ड है आपका इन डेप्थ स्टडी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब हम किसी एक इवेंट, किसी एक फेनोमेना, किसी एक पर्सन, किसी एक ग्रुप के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड स्टडी करते हैं, इन डेप्थ स्टडी करते हैं, उनके बारे में उनका डेटा कलेक्शन करते हैं, उसे समझते हैं। इसको बोलते हैं केस स्टडी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्टडी करना है मे बी किसी एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के बारे में, तो फिर मैं उनकी हिस्ट्री लूँगी, कि केस स्टडी करूँगी, जो उनकी हिस्ट्री होगी, उनका डेमोग्राफिक्स होगा, उनके करंट सिम्पटम्स होंगे, उनका प्रोग्नोसिस होगा, सारी इन डेप्थ डिटेल उनके बारे में मैं कलेक्ट करूँगी और उसकी स्टडी करूँगी उन पर्टिकुलर पर्सन की, तो ये मेरा केस स्टडी कहलाएगा। तो केस स्टडी में जब हम डेटा कलेक्शन करते हैं, ये हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन, प्राइमरी, और एक हम देख सकते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी। ठीक? हुँ। तो क्या होता है प्राइमरी, क्या होता है सेकेंडरी? प्राइमरी डेटा कलेक्शन होता है जहाँ पे मैं लोगों का, जो मेरा केस स्टडी है, जिसका जो मेरा टॉपिक या जिस पे मैं स्टडी कर रही हूँ, वो डेटा डायरेक्ट अपने पार्टिसिपेंट से लूँ, डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट से लूँ। जैसे इस एग्जांपल में मैंने स्किज़ोफ्रेनिया का एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन में डायरेक्ट अपने स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट से इंटरैक्ट करके अपने डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ, अपने प्राइमरी सोर्स से मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो वो मेरा प्राइमरी डेटा कलेक्शन हो गया। अरे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या होगा? सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में अब मैं अपने प्राइमरी सोर्स से डेटा नहीं कलेक्ट कर रही, बट और लोग जो कि मुझे अपने प्राइमरी रिसर्च सोर्स के डेटा को दे सकते हैं, उनसे मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। जैसे इस एग्जांपल में अब मैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट से डेटा ना कलेक्ट करके, बाकी लोग जो मुझे उनके बारे में बता सकते हैं, मे बी उनके डॉक्टर्स, उनके पेरेंट्स, उनके अदर फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, इन सब से मैं अब डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो मैंने अब डायरेक्ट अपने सोर्स से डेटा नहीं कलेक्ट करा है, बट मेरे सोर्स के बारे में जो और लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मैं उनसे अपना डेटा कलेक्ट कर रही हूँ। तो ये हो गया सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। ओके, एंड देन वी हैव ग्राउंडेड थ्योरी। अब ग्राउंडेड थ्योरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। व्हाई इज इट वेरी इंटरेस्टिंग? बिकॉज दिस इज अ रिसर्च डिजाइन जहाँ हमारे पास कोई थ्योरी नहीं होती, हमारे पास कुछ स्टार्टिंग बेस थ्योरी नहीं है, हम शुरुआत ही सीधा ऑब्जर्वेशन से करते हैं, और थ्योरी हमारी लास्ट में बनती है, एंड में बनती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम डेटा कलेक्शन से शुरुआत ही करते हैं, ऑब्जर्वेशन से शुरुआत करते हैं, और उसको फिर हम धीरे-धीरे करके कोडिंग करके अपने फाइनल एंड में हम थ्योरी की तरफ आते हैं। ओके, तो समथिंग वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अप्रोच यहाँ पे हमें देखने को मिलती है ग्राउंडेड थ्योरी में। तो आपसे एंट्रेंस से पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन-सा रिसर्च डिजाइन है जहाँ पे कोई थ्योरी नहीं होती, और जहाँ हम शुरुआत सीधा ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, हम कोई थ्योरी नहीं देख रहे, टेस्ट नहीं कर रहे। तो दैट इज योर ग्राउंडेड थ्योरी। ओके, तो ग्राउंडेड थ्योरी करने के लिए इसके कुछ स्टेप्स भी होंगे, कैसे कंडक्ट करते हैं, तो इसके बिल्कुल स्टेप्स है, आइए स्टेप्स देखते हैं। ओके, तो स्ट्रॉस एंड कॉर्बिन ने ये कुछ 4 स्टेप्स आइडेंटिफाई करे थे, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो जब हम ग्राउंडेड थ्योरी करते हैं, एक ऐसा डिजाइन जहाँ पे हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है, हम इंस्टेड एंड में थ्योरी बना रहे हैं, हम शुरुआत डेटा कलेक्शन से कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई थ्योरी, कोई हाइपोथेसिस कुछ नहीं है जिसको हम वेरीफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। हम शुरुआत किससे कर रहे हैं? डेटा कलेक्शन से। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज अभी जैसे मैं हूँ, मेरे आसपास तो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने आस-पास देख रही हूँ, अपने स्टूडेंट्स को मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अभी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले मैं इनमें क्या-क्या देखती हूँ, तो मैं देखूँगी कि ये कई स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब रात-रात भर सो नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं, कइयों की डाइट में मैं चेंजेस देखूँगी, कई लोग माइंडफुलनेस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैं क्वालिटेटिवली डेटा कलेक्ट करूँगी, जहाँ पे मैं ऑब्जर्वेशन करूँगी, इंटरव्यू करूँगी, हर तरीके का डेटा मैं कलेक्ट करूँगी, डेटा कलेक्शन में। तो इतना सारा जब कर लिया, अब इसको मैं लाइन बाय लाइन एग्ज़ामिन करूँगी कि मुझे क्या-क्या देखने को यहाँ मिल रहा है। जैसे मैंने बोला
कि रात में बच्चे जो हैं स्लीपलेस होते हैं, बिना मतलब सोते नहीं हैं एग्ज़ाम से पहले एंग्ज़ायटी की वज़ह से, नींद नहीं आती है। तो यहाँ पे मैं पुअर हेल्थ हैबिट्स देख रही हूँ, पुअर हेल्थ हैबिट्स के स्लीपिंग हैबिट्स बुरी देखती हूँ। मैं देखती हूँ कि बच्चे जो हैं ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं एग्ज़ाम से पहले परेशान होके बहुत ओवर ईटिंग इनके डाइट में डिफरेंसेस देखते हैं। तो मतलब कि ये मैं एग्ज़ामिन कर रही हूँ लाइन बाय लाइन कि अच्छा यहाँ पे मुझे स्ट्रेस ईटिंग भी देखने को मिलती है। और मैं क्या देख सकती हूँ, मैंने बोला कि माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ भी मैं देखती हूँ बच्चों को करते हुए। बच्चे जो हैं मेडिटेशन वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं। तो मैं यहाँ पे अब कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बच्चों में देख रही हूँ कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके? तो ये क्या मैंने करा, अलग-अलग चीज़ों को जो मैंने ऑब्ज़र्व करा था अपनी डेटा कलेक्शन में, जो मुझे फिनोमेना अपने पार्टिसिपेंट्स में देखा था, इनको अब मैं लाइन बाय लाइन बहुत ही क्लोज़ली एग्ज़ामिन कर रही हूँ, इनके अंदर का पैटर्न और कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि मुझे यहाँ क्या दिख रहा है। तो ये पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट्स मैंने निकाले क्योंकि पुअर हेल्थ हैबिट होती है, स्ट्रेस ईटिंग होती है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को अब मैं ब्रॉडर कैटेगरीज़ में डालूँगी अपने अगले स्टेप में जो कि है एक्सियल कोडिंग। तो एक्सियल कोडिंग में क्या होगा? एक्सियल कोडिंग में अब मैं ब्रॉड कैटेगरीज़ बनाऊँगी। जैसे कि अब मैं यहाँ कैटेगरी बना लूँ हेल्दी हैबिट्स या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस एग्ज़ाम से पहले जो देखने मिलते हैं और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो एग्ज़ाम से पहले देखने को मिलते हैं। तो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस में मैं अ अ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर रहे हैं बच्चे वो डाल दूँ रिलैक्सेशन के और नेगेटिव में बच्चे स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं और भी चीज़ें कर रहे हैं, पुअर हेल्थ हैबिट्स हैं, ये सारी चीज़ें डाल दूँ। तो मैंने क्या करा मैंने इससे पहले ओपन कोडिंग में जो मैंने कॉन्सेप्ट्स ढूँढे थे, अब इनका मैंने कनेक्शन निकाला और इनके कनेक्शन को मैंने ब्रॉडर कैटेगरीज़ में डाला, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस करके ब्रॉडर कैटेगरीज़ बनाई, जिनमें अब मैंने अपने इन पॉइंट्स को जो मैंने ओपन कोडिंग में निकाले थे, उन्हें डाला। तो अब जब मैंने ये ब्रॉडर कैटेगरीज़ भी बना ली, फिर मैं अपने फाइनल स्टेप में सिलेक्टिव कोडिंग में अब अपने सेंट्रल फेनोमेना पे आऊँगी, जहाँ पे मैं अब फाइनली अपनी थ्योरी डिज़ाइन करूँगी कि ओके, जिस समय एग्ज़ाम होता है, उस समय बच्चे कुछ पॉज़िटिव बिहेवियर, कुछ नेगेटिव बिहेवियर, कुछ पॉज़िटिव कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं। तो फाइनली मेरी अल्टीमेट थ्योरी यहाँ फ़ॉर्म होगी, मेरा अल्टीमेट फ्रेमवर्क यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? सिलेक्टिव कोडिंग में। तो ये मेरे 4 स्टेप्स हो गए ग्राउंडेड थ्योरी के। शुरुआत हम करते हैं डेटा कलेक्शन से, जहाँ पे डेटा कलेक्शन हो रहा है, ब्रॉड डेटा कलेक्शन हो रहा है। उसके बाद हम करते हैं ओपन कोडिंग, जहाँ पे अब हम लाइन बाय लाइन एग्ज़ामिन करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर उसके बाद इन कॉन्सेप्ट्स को हम ब्रॉडर कैटेगरीज़ में डालते हैं एक्सियल कोडिंग में एंड फाइनली अब ये कैटेगरीज़ से हम अपनी थ्योरी बनाते हैं सिलेक्टिव कोडिंग में। तो ये हो गई ग्राउंडेड थ्योरी। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डिज़ाइन्स, क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके? एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर क्वांटिटेटिव डिज़ाइन्स। तो आपके जो क्वांटिटेटिव डिज़ाइन्स हैं, इनको हमने 2 तरीकों से बाँटा है। हमारे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन्स एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन्स। तो आइए देखते हैं ये क्या होते हैं। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन्स वो डिज़ाइन्स होते हैं जहाँ पे हम कॉज़ एंड इफेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉज़ एंड इफेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जहाँ पे हम कॉज़ल रिलेशनशिप्स निकालना चाह रहे हैं। कॉज़ल रिलेशनशिप्स निकाल रहे हैं। दैट इज़ योर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जहाँ कॉज़ एंड इफेक्ट एनालिसिस हो रहा है, कॉज़ल रिलेशनशिप निकल के आ रहे हैं। हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसपे हम इस मैनिपुलेशन का इफेक्ट देख रहे हैं और हम उसको मेज़र कर रहे हैं। ये इस क्लास में आई एम अज्यूमिंग कि आपको आपके बेसिक्स क्लियर होंगे जो अभी तक हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, अदर वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस एक्सेट्रा। इनका मतलब आपको पता होगा। अगर इन केस अगर इन केस आपके बेसिक्स आपको लगता है अभी क्लियर नहीं है और आपको और बेसिक से स्टडी करनी है, तो आप यूट्यूब पे यहीं पे पावर विदिन के चैनल पे एक और वीडियो है रिसर्च की जिसमें कि हमने और बेसिक्स भी डिस्कस करे हैं। तो आप वहाँ पे भी अपने थोड़े बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं वरना आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ओके? यस, नाउ कमिंग बैक टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन्स।
तो ये आपके एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हो गए जहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। Whereas नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होते हैं? नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वो डिजाइन होते हैं जहाँ पे हम किसी भी तरीके का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश करते हैं। नो कॉजल रिलेशनशिप, कॉजल रिलेशनशिप, ओके। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक एसोसिएशन निकाल रहे हैं, रिलेशनशिप समझ रहे हैं वेरिएबल्स के बीच में, लेकिन कॉजल रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की मैनिपुलेशन नहीं हो रही है एंड देयरफॉर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। ओके, तब इनमें क्या-क्या आता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आपका आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपको नाम से ही आइडिया दे रही होगी ये क्या होती है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हैं, उसको समझते हैं, उसको और एक्सप्लोर करते हैं, या तो फर्दर किसी और स्टडी के फाउंडेशन को बनाने के लिए, या फिर वही हमारा पर्पस है, हम एक वेरिएबल को समझना चाह रहे हैं और इसलिए हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी कर रहे हैं। ये ज्यादातर मार्केटिंग में, बिजनेस में करी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक रिसर्चर हूँ, अगेन समझ लो। अब यहाँ पे मैंने, मेरी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा है और इस प्रोडक्ट के बारे में ही जानने के लिए उन्होंने मुझे हायर करा है रिसर्च करने के लिए। तो ये जानना है कि ये जो प्रोडक्ट, न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, ये मार्केट में कितना हिट है, कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, नेगेटिव फीडबैक है कि पॉजिटिव फीडबैक है, कहीं इसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे, या ये हेल्पफुल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इस प्रोडक्ट की वजह से हमें लॉसूट कोई देखने मिल जाएगी, या कुछ खासा इसका इम्पैक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहा, बाकी के प्रोडक्ट ज्यादा पॉपुलर हैं एज कम्पेयर टू दिस प्रोडक्ट, बाकी प्रोडक्ट्स को कस्टमर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या इसकी डिजाइनिंग पसंद नहीं आ रही, कुछ भी इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे सब एक्सप्लोर करना है। तो ऐसे में मैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकती हूँ, जहां पे मैं अपने प्रोडक्ट, दैट इज मेरा वो वेरिएबल, उसकी स्टडी करूं, उसको एक्सप्लोर, उसको समझूं, उसको डिस्क्राइब करूं अपने वेरिएबल को, कि इसका ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स मुझे अपने उसमें मार्केट में कस्टमर्स से एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखने को मिल रहा है। तो ये है मेरी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पे मैंने कोई मैनिपुलेशन नहीं करी, मैंने यहाँ पे कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश करे, मैंने बस डिटेल में और डिटेल से अपने वेरिएबल को एक्सप्लोर करा, अपने वेरिएबल को समझा, डिस्क्राइब करा। तो दैट इज डिस्क्रिप्टिव स्टडी के। देन इसके बाद है कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशन भी हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में आता है। हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉजल रिलेशनशिप नहीं एस्टैब्लिश करते हैं। डू रिमेम्बर दिस क्वेश्चन थिंग, बिकॉज ये आपका एमसीक्यू वगैरह में भी आ जाता है कि कोरिलेशन डज इट इम्प्लाई कॉजेशन? तो नो, इट डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। जैसा कि क्लास में एक स्टूडेंट ने एक बार मुझे बताया था कि उन्होंने अपने अलमारी के टॉप पे कुछ नोट्स लगाए हुए हैं जहां पे भी उन्होंने रेड कलर में बोल्ड से ऐसा लिख रखा है, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। तो आप भी ऐसा करो, याद रखो, और ये गलती मत करना कि कोरिलेशन से हम किसी भी तरीके का कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस कर ले, नहीं, नहीं कर सकते हैं। तो कोरिलेशन से हम क्या करते हैं? कोरिलेशन से हम अलग अलग वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं कि अच्छा, अगर जिस समय हम ज्यादा खाना खा रहे हैं उस समय हमारा वेट गेन भी देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे हमने दोनों के बीच का एसोसिएशन ही निकाला, रिलेशनशिप निकाला। हम यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि ज्यादा खाने की वजह से ही ये हो रहा है, क्योंकि हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं करी, हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, तो हम कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस नहीं कर सकते। हम बस बोल सकते हैं कि हाँ, इनके बीच में एक रिलेशनशिप लगता है कि प्रेजेंट है। ओके, तो दैट इज कोरिलेशन। तो कोरिलेशन जो है ये अलग-अलग टाइप का होता है, एज़ इन अलग-अलग कैटेगरीज़ में इसे बाँटा है। तो पहला हम इसे समझते हैं इनके डायरेक्शन के बेसिस पे, इनके डायरेक्शन ऑफ चेंज के बेसिस में, जिसमें आता है पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जहाँ पे हमारे पास दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब एक वेरिएबल जब बढ़ रहा है, उस समय हम दूसरे वेरिएबल में भी इंक्रीज़ देख रहे हैं, या वेरिएबल जब डिक्रीज़ हो रहा है, दूसरे वेरिएबल में भी हम डिक्रीज़ देख रहे हैं। जैसे मैंने फूड इनटेक और वेट का एग्जांपल दिया, फूड इनटेक और वेट का। तो ये एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो इसमें हम पॉजिटिव कोरिलेशन देखेंगे कि जब फूड इनटेक ज्यादा होता है तो वेट भी ज्यादा हो जाता है, उस समय हमें वेट ज्यादा देखने को मिलता है। फूड इनटेक कम होता है तो वेट हमें कम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम कोई कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि ये फूड इनटेक की वजह से ही हो रहा है, नहीं।
यहाँ पे बस एक पॉजिटिव कोरिलेशन इनके बीच में हमें देखने को मिल रहा है। ओके, फिर नेगेटिव कोरिलेशन अब यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक वेरिएबल जब बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल घट जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि जिस समय विंटर्स होते हैं, विंटर्स में हमें विंटर्स जब आते हैं उस समय हमें शार्क अटैक्स कम देखने को मिलते हैं, शार्क अटैक्स कम देखने को मिलते हैं। ओके, तो हमें क्या कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। एक चीज अभी इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। पर यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि विंटर्स की वजह से शार्क अटैक हमें देखने को मिल रहा है कम। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो कुछ और रीजन होगा, हो सकता है ठंड है तो लोग बीच पे नहीं जा रहे हैं इसलिए हो, या जो भी हो। हम वो नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे कॉज नहीं निकाल रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ दोनों वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझ रहे हैं। तो ये हो गया मेरा नेगेटिव कोरिलेशन के। फिर इसके अलावा कोरिलेशन को हम स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने वेरिएबल्स हम स्टडी कर रहे हैं। अगर हम दो वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, जैसे विंटर शार्क अटैक वाला एग्जांपल है या फूड वेट वाला एग्जांपल है, तो अगर हम दो वेरिएबल को स्टडी करें तो ये हमारा सिंपल कोरिलेशन हो गया। अगर हम दो से ज्यादा वेरिएबल को स्टडी करें, मोर देन टू, मोर देन टू, तो ये हमारा मल्टीपल कोरिलेशन हो गया, जहां पे हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं। और अगर हम दो से ज्यादा वेरिएबल की स्टडी करें लेकिन एक वेरिएबल के इफेक्ट को हम एलिमिनेट कर दें, पार्शियल आउट कर दें, उसको कांस्टेंट कर दें, तो वो पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगा। मतलब सपोज मुझे जैसे फूड इनटेक वाला एग्जांपल था, FI फूड इनटेक और वेट, इनके बीच का मैं कोरिलेशन देख रही हूँ। यहाँ पे हो सकता है स्ट्रेस का भी इफेक्ट हमें देखने को मिले, इफेक्ट नहीं, स्ट्रेस के साथ भी हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिले। ओके, तो फूड इनटेक, वेट, स्ट्रेस, ये तीन वेरिएबल्स हो गए मेरे पास। लेकिन मुझे स्ट्रेस का रिलेशन इनके साथ नहीं निकालना। तो मैं चाह रही हूँ कि स्ट्रेस की वजह से जो भी यहाँ पे कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, मैं वो नहीं देखना चाहती। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ ऐसा सैंपल सिलेक्ट कर सकती हूँ कि या तो सब में ही स्ट्रेस प्रेजेंट हो, ताकि इसका जो भी स्ट्रेस की वजह से जो भी इफेक्ट देखने को मिले, जो भी रिलेशन देखने को मिले, जो भी कोरिलेशन निकले, वो सब में ही कांस्टेंट हो जाए एंड देयरफॉर उसकी वजह से कुछ अलग हमें देखने ना मिले। या किसी तरीके से स्ट्रेस को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर दूं, इस वेरिएबल को बिल्कुल ही हटा दूं, ताकि इसका अगेन कोई इम्पैक्ट हमें ना देखने को मिले, ऐसा कोई कोरिलेशन ना देखने को मिले। तो यहाँ मैंने क्या किया, मेरे पास थे तो मल्टीपल वेरिएबल्स, लेकिन एक को मैंने पार्शियल आउट कर दिया, तो ये मेरा पार्शियल कोरिलेशन हो गया कि रिमूव कर दिया एक को। ओके, देन इसके बाद रेशियो, कंसिस्टेंसी ऑफ चेंज, इनके बेसिस पे भी हम कोरिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं दो तरीके से, लीनियर कोरिलेशन और नॉन लीनियर कोरिलेशन। क्या होते हैं ये? लीनियर कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जहां मेरे एक्स एंड वाई वेरिएबल दोनों का रेशियो चेंज का एक जैसा है। मतलब जब एक्स वेरिएबल सपोज 10 से 20 हुआ, मतलब 10 यूनिट से बढ़ गया, तो वाई वेरिएबल उस समय मे बी 20 से 40 हो गया, ये 20 यूनिट से बढ़ा। तो अब दोबारा से जब एक्स वेरिएबल दोबारा से जब 10 यूनिट से बढ़ेगा, मतलब 20 से 30 हो जाएगा, तो फिर से मुझे y में भी वही रिलेशन देखने को मिलेगा। y भी फिर अब 20 से ही बढ़ेगा दोबारा, और ये 40 से 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो क्या हुआ, जब जब यहाँ 10-10 का चेंज हो रहा है x वेरिएबल में, y वेरिएबल में भी मुझे 20-20 का ही चेंज देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक बार x 10 से चेंज हुआ और y तब 20 से हुआ, फिर दोबारा x 10 से चेंज हुआ तो अब y 15 से चेंज हो गया या 16 से चेंज हो गया, नहीं, वही सेम 20 से ही चेंज देखने को मिला। तो ये कैसा हो गया, इनका जो चेंज का ये जो रेशियो है ये कैसा हो गया, कांस्टेंट रहा। तो ये मेरा लीनियर कोरिलेशन हो गया। whereas नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, इसको कर्वीलिनियर कोरिलेशन बोलते हैं, जहां पे अब हमें ये कांस्टेंट रेशियो देखने का नहीं मिले। यहाँ पे अब चेंज किसी भी तरीके से हो सकता है कि y हो सकता है x 10 यूनिट से बढ़ रहा है, y कभी 10, कभी 20, कभी 40, कभी 50, किस भी तरीके से चेंज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कैसा हो गया, नॉन लीनियर कर्वीलिनियर कोरिलेशन हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा कोरिलेशन। देन इसके बाद आता है हमारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। तो अभी तक हमने अब हमारे नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स भी कर लिए, अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स को। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हमने क्या समझा, क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स वो डिजाइन होते हैं जहां पे हम
कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जहां पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन कर रहे हैं और उस मैनिपुलेशन के इफेक्ट को हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पे समझ रहे हैं। यही होता है हमारा एक्सपेरिमेंट। अब इन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को हमने 3 तरीके में बांटा है, प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्या होते हैं ये आगे देखें। तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स वो डिजाइन होते हैं जहां पे कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं है, नो रैंडम असाइनमेंट। रैंडम असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? रैंडम असाइनमेंट का मतलब है कि मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में जो कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो ग्रुप जिसको कि मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ, जिसको कि मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूंगी, उनमें मैनिपुलेशन करूंगी। वेरएस कंट्रोल ग्रुप जिसमें मैं कोई मैनिपुलेशन नहीं करूंगी, कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगी, वो ग्रुप बस मेरा कंपैरिजन के लिए है। ओके, तो इनके बीच में सैंपल का जो आप कह लो असाइनमेंट होता है, इनको हम रैंडमली करते हैं, बायसनेस, एरर इन सबको कम करने के लिए। बट प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो होते हैं, यहाँ पे कौन से पार्टिसिपेंट्स मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएंगे, कौन से पार्टिसिपेंट्स मेरे कंट्रोल ग्रुप में जाएंगे, ये रैंडमली असाइन नहीं होते हैं। कहाँ पे? प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में। एंड प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में और क्या होता है? मोस्ट केसेस में मोस्ट केसेस में हमारे पास नो कंट्रोल ग्रुप, कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होता। ठीक है, तो यूजुअली एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप देखते हैं, बट प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऐसे डिजाइन है जहाँ पे ज्यादातर केसेस में हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही होता है। ओके, तो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कौन से डिजाइन में? जहाँ पे कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं होगी और ज्यादातर केसेस में कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होगा। ओके, तो अब इनमें क्या क्या आता है? तो इनमें आता है वन ग्रुप आफ्टर ओनली। आफ्टर ओनली मतलब कि पोस्ट टेस्टिंग, पोस्ट टेस्ट मतलब, या आफ्टर ओनली का मतलब कि जब हमने ट्रीटमेंट दे दिया, हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन करी, ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद हमने इनकी टेस्टिंग करी, इनका ऑब्जर्वेशन करा, उसको बोलते हैं पोस्ट टेस्टिंग। तो वन ग्रुप आफ्टर ओनली में क्या होगा? वन ग्रुप आफ्टर ओनली, वन ग्रुप है मतलब एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ही है मेरे पास और कुछ नहीं है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैंने ट्रीटमेंट दिया है और उसके बाद उनकी ऑब्जर्वेशन करी है। तो यहाँ पे एब्रीविएशन से लिख देती हूँ मैं। O1 आपका है प्री टेस्ट के लिए, प्री टेस्टिंग जब कर रहे हैं, ये है आपका X आपका ट्रीटमेंट है। ओके, और O2 आपका पोस्ट टेस्टिंग है। ओके, तो वन ग्रुप आफ्टर ओनली में हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसकी हम कोई प्री टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम सीधा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और पोस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैंने दवाई बनाई है खांसी जुकाम को ठीक करने के लिए, तो मैं क्या करूँ? चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि मेरी दवाई काम करती है कि नहीं। मैंने एक सैंपल को लिया, सैंपल को मैंने दवाई दी खांसी जुकाम की और उसके बाद उनकी ऑब्जर्वेशन करी। दवाई देने से पहले मैंने ये नहीं मेजर किया कि इनको कितना खांसी जुकाम था, बहुत सीवियर था, क्या था, नहीं था, नहीं, सीधा दवाई दी और मेजरमेंट कर ली। तो ये कैसा हो गया? एकदम एक शॉट में काम खत्म, काम तमाम कर दिया मैंने, कि जहाँ पे कोई प्री टेस्टिंग नहीं करी, सिर्फ पोस्ट टेस्टिंग ही करी, एक्सपेरिमेंट अपना ट्रीटमेंट देके। तो इसलिए इसको हम और क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज वन शॉट केस स्टडी। क्या बोलते हैं इसे? वन शॉट केस स्टडी। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वन शॉट में इट्स डन। आपने आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, आपने उसको ट्रीटमेंट दिया और आपने ऑब्जर्वेशन कर ली और आपकी स्टडी हो गई, वन शॉट की स्टडी। ओके, इसको बोलते हैं वन ग्रुप आफ्टर ओनली को। ओके, देन यू हैव टू ग्रुप आफ्टर ओनली। टू ग्रुप आफ्टर ओनली में क्या होता है? तो दैट इज टू ग्रुप पोस्ट टेस्टिंग। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है, कंट्रोल ग्रुप भी है, और हम प्री टेस्टिंग किसी की नहीं कर रहे। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम अपना ट्रीटमेंट देंगे और दोनों की हम पोस्ट टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं किया है, लेकिन नो रैंडम असाइनमेंट, के नो रैंडम असाइनमेंट, किसी भी तरीके का यहाँ पे रैंडम असाइनमेंट नहीं होगा। हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है बट कोई रैंडम असाइनमेंट हम नहीं करेंगे, और हमारे पास कोई प्री टेस्टिंग भी नहीं होगी। कोई भी प्री टेस्टिंग हमने नहीं करी है, हमने सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्टिंग ही करी है, दोनों ही ग्रुप के, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के। और ट्रीटमेंट तो हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही देते हैं, ये ई लिखा है, हाँ ई है ये। तो हमने अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ही अपना
ट्रीटमेंट दिया है और पोस्ट टेस्टिंग करी है, कंट्रोल ग्रुप की सिर्फ पोस्ट टेस्टिंग करी है। तो इस ग्रुप को, इस डिजाइन को स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन भी बोलते हैं, स्टैटिक ग्रुप डिजाइन, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन। ओके, टू ग्रुप आफ्टर हो गए, दो ग्रुप है, कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं करा है और दोनों की सिर्फ पोस्ट टेस्टिंग करी है। फिर आता है वन ग्रुप बिफोर आफ्टर। यहाँ पे अब हमारे पास फिर से एक ही ग्रुप है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। हमने यहाँ पे अब प्री टेस्टिंग भी करी है, ट्रीटमेंट भी दिया है और पोस्ट टेस्टिंग भी करी है। दैट इज वन ग्रुप बिफोर आफ्टर। एक ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, जैसे कोई रैंडम असाइनमेंट कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट दिया है हमने, ट्रीटमेंट देने से पहले भी हमने ऑब्जर्वेशन करी है, प्री टेस्टिंग करी है, ट्रीटमेंट देने के बाद भी हमने फिर पोस्ट टेस्टिंग करी है। तो ये हो गया वन ग्रुप बिफोर आफ्टर के। तो ये हो गए हमारे प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जहाँ पे कभी भी हम रैंडम असाइनमेंट नहीं करते हैं और ज्यादातर केसेस में हमारे पास कोई कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होता, क्या, और कई केसेस में यहाँ पे हम प्री टेस्टिंग भी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है जो कि एक एक्सपेरिमेंट की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास रैंडम असाइनमेंट भी होता है, आर लिखा है फॉर रैंडम असाइनमेंट। यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल ग्रुप भी होता है, सब कुछ होता है हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइप्स देखते हैं। टू ग्रुप आफ्टर ओनली। तो टू ग्रुप आफ्टर ओनली का मतलब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, हमारे पास कंट्रोल ग्रुप है। हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया, हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की ऑब्जर्वेशन करी। कंट्रोल ग्रुप को कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ऑब्जर्वेशन कर ली सीधा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास कोई भी प्री टेस्टिंग नहीं हुई। ट्रीटमेंट देने से पहले हमने कोई प्री टेस्टिंग नहीं करी, सिर्फ पोस्ट टेस्टिंग ही करी है। अब आप बोलोगे कि ये डिजाइन तो थोड़ा टू ग्रुप आफ्टर ओनली से मिलता जुलता लग रहा है। हाँ, लेकिन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि टू ग्रुप आफ्टर ओनली में हमने कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं किया था, यहाँ पे हम रैंडम असाइनमेंट करेंगे। हमारे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में जो पार्टिसिपेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये रैंडमली होगा। रैंडम असाइनमेंट यहाँ पे हम अपने एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के बीच में देखेंगे, तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आपका टू ग्रुप आफ्टर ओनली हो गया। फिर आता है टू ग्रुप बिफोर आफ्टर, जहाँ पे अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, हम प्री टेस्टिंग भी कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हमने ट्रीटमेंट दिया और हम पोस्ट टेस्टिंग कर रहे हैं। टू ग्रुप बिफोर आफ्टर, टू ग्रुप प्री टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग दोनों करी है। ओके, देन इसके बाद आता है फोर ग्रुप। फोर ग्रुप टू बिफोर फोर आफ्टर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग डिजाइन है, इसको की सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन भी बोलते हैं। फोर ग्रुप डिजाइन, अब ये क्या है, तो यहाँ पे अब हमारे पास चार ग्रुप होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास अब चार ग्रुप हैं, दो नहीं चार। एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक कंट्रोल ग्रुप है, एक और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, एक और कंट्रोल ग्रुप है। हमने दो दो ले लिया सब कुछ। फिर हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की हम प्री टेस्टिंग करेंगे, एक कंट्रोल ग्रुप की भी हम प्री टेस्टिंग करेंगे, बाकी दोनों की नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट देंगे अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट जाएगा और पोस्ट टेस्टिंग हम सबकी करेंगे, पोस्ट टेस्टिंग सबकी करेंगे। तो ऐसा क्यों करा, चार चार ग्रुप लिए हमने इतने नखरे क्यों कर रहे हैं हम? तो ये हम करते हैं जब हम कैरी ओवर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, मतलब हमें लग रहा है कि हमारे स्टडी में हमने प्री टेस्टिंग जो करी, प्री टेस्टिंग की वजह से हमें अपने रिजल्ट में कुछ इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। कैरी ओवर इफेक्ट जिनको बोलते हैं, कैरी ओवर इफेक्ट्स के मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने एक दवाई बनाई है और मेरा क्लेम है कि मेरी दवाई लेने के बाद आपकी मैथ्स में आप जीनियस हो जाओगे बिल्कुल, मतलब ये दवाई ले लो और जो भी आपको दुख है मैथमेटिक्स को लेके वो आपका बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपना सैंपल लिया, पहले एक्सपेरिमेंट करना होगा मुझे। तो सैंपल लिया मैंने, सैंपल की मैंने उनको एक मैथ टेस्ट दिया सॉल्व करने के लिए, हाँ ये लोग ये मैथ का टेस्ट है 5 सवाल है इनको सॉल्व करो। उसके बाद अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की दवाई दे दी कि ये लो दवाई खा लो, अब मैथ्स में जीनियस हो जाओगे। फिर इनकी पोस्ट टेस्टिंग कर दी कि अब इनका मैथ का स्कोर क्या आ रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि मैंने प्री टेस्टिंग के दौरान दवाई देने से पहले कि इनको मैथ का टेस्ट दिया था, तो उसकी वजह से इनको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के सवाल पूछे जाने वाले हैं। इन्होंने सवाल देख लिए हैं तो अगली बार हो सकता है ये इसलिए और अच्छा परफॉर्म करें क्योंकि सवाल पहले से देख रखे हैं, ना कि मेरी दवाई का असर देखने को मिले, बल्कि क्योंकि इन्होंने पहले से ही देखा हुआ है, इनको पहले ही पता है क्या पूछा जाएगा, तो इसलिए अच्छा ये परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा भी तो देखने को मिल सकता है।
तो ये क्या हो गया, ये तो प्री टेस्टिंग हमने करी, इसकी वजह से मेरी पोस्ट टेस्टिंग बिगड़ गई। तो ये तो कैरी ओवर इफेक्ट हो गया, तो इसको तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे आ रहा है। तो इसको देखने के लिए हम करते हैं सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, जहाँ पे हमने 2 ग्रुप लिए जिनकी हमने प्री टेस्टिंग करी, 2 ग्रुप की हमने प्री टेस्टिंग नहीं करी, ताकि अगर यहाँ पे कुछ प्री टेस्टिंग की वजह से मुझे देखने को मिल रहा है, तो इनके फाइनल रिजल्ट को मैं आपस में कंपेयर कर सकूं और मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा इनमें मैथ्स में बच्चे ज्यादा जीनियस हो रहे हैं, तो शायद ये क्योंकि इनको मैंने प्री टेस्टिंग करा ली थी उसकी वजह से हो रहे हैं, ना कि मेरे ट्रीटमेंट का कमाल है ये। तो ये क्या हो गया, यहाँ से मुझे कैरी ओवर इफेक्ट्स के बारे में पता चल गया। ये कौन सा डिजाइन हो गया, ये हो गया सोलमन 4 ग्रुप डिजाइन, 4 ग्रुप 2 बिफोर 4 आफ्टर ओनली डिजाइन। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये हो गए आपके ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। देन आते हैं आपके क्वाजा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। कलर पेन का फिर चेंज करते हैं, क्वाजा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स। क्वाजा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स क्या होते हैं, लेट मी डू दिस पहले तो। क्वाजा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स वो डिजाइन होते हैं अगेन जहां पे आपके पास कोई भी रैंडम असाइनमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। एक सेकेंड, वेयर इज माय पेन, यस, नो रैंडम असाइनमेंट। ओके, कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं है, यहाँ हमारे पास कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं और बट रैंडम असाइनमेंट हम नहीं कर रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें क्या क्या आता है। इनमें आता है सेपरेट सैंपल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। सेपरेट सैंपल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मतलब सपोज मैंने अब 2 अलग अलग तरीके के सैंपल ही ले लिए, उनको अपना ग्रुप बनाया मैंने, एक मेल्स का लिया है, एक फीमेल्स का लिया है, ठीक, और इनका मैं आपस में फिर स्टडी कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे सारे मेल्स हैं, यहाँ पे मेरी फीमेल्स हैं, इनको मैं एक दूसरे में नहीं बेच सकती, रैंडम असाइनमेंट पे कर ही नहीं रही हूँ। मेरे पास बिल्कुल सेपरेट सैंपल है मेरा, दोनों की मैं प्री टेस्टिंग करूंगी, पोस्ट टेस्टिंग करूंगी, जैसे हमने पहले देखा ना कि प्री टेस्ट कर रहे हैं और फिर अपना ट्रीटमेंट देके जो पोस्ट टेस्टिंग हो रही है वो सब हम कर रहे हैं, सेम सेम चल रहा है सब कुछ। बस कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं करा हमने, सैंपल का टाइप ही अलग अलग सेपरेट सैंपल हमने ले लिए हैं, फिर इनका अपना अपना हम अपना इनका अपना अपना स्टडी कैरी ऑन करना है। ठीक, फिर आता है 2 ग्रुप बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है, ई है ये ई। इन दोनों को ही हम प्री टेस्टिंग कर रहे हैं और इनको हम ट्रीटमेंट देंगे अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, और दोनों की फिर हम पोस्ट टेस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, सब कुछ किया एक अच्छे एक्सपेरिमेंट डिजाइन की तरह, लेकिन कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं होगी, एंड देयरफॉर ये एक अलग डिजाइन आ गया कोजा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, जहाँ पे 2 ग्रुप है, बिफोर भी हो रहा है, आफ्टर भी हो रहा है। बिफोर भी कर रहे हैं, प्री टेस्टिंग भी कर रहे हैं, आफ्टर भी कर रहे हैं, पोस्ट टेस्टिंग भी कर रहे हैं, बट कोई रैंडम असाइनमेंट नहीं हो रहा है। देन इसके बाद आता है इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन। टाइम सीरीज डिजाइन क्या होता है, टाइम सीरीज डिजाइन बेसिकली वो डिजाइन होता है जहां पे आप समझो कि मेरा टाइम ही मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में अगर मैं इसकी स्टडी करूं कि 6 महीने में किस तरीके से मुझे अप्स एंड डाउन देखने मिले समय के साथ साथ, जो चेंजेस देखने को मिले, इसकी मैं स्टडी करूं, तो ये एक टाइम सीरीज डिजाइन का। इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन क्या होगा, इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन में यही जो टाइम सीरीज चल रही है इसको इंटरप्ट किया जा रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप समझो, सपोज मैं स्टडी कर रही थी कि पावर विद के एम्प्लॉइज को अगर अगेन लेते हैं कि इनका कैसा लाइफ इनकी चल रही है, मूड वगैरह अपने कंपनी को लेके क्या खुश है नहीं है, क्या चल रहा है, ओके, तो इनकी टाइम सीरीज एनालिसिस हो रही है। फिर बीच में इनको क्या करा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया, मैनिपुलेशन करी कि अब इनका सैलरी बढ़ा दी, सैलरी हाइक हो गई। सैलरी हाइक होगी तो इनकी ऐसा खुशी भी एकदम आसमान को पहुंच गई, छू गई बिल्कुल, टीम अभी देखेंगी तो एग्री करेंगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास टाइम सीरीज चल रहा था, बीच में हमने इंटरप्शन कर दिया, अपना एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो ये क्या हो गया, टाइम सीरीज को हमने इंटरप्ट कर दिया और फिर हम वैसे ऑब्जर्वेशन आगे कैरी ऑन करेंगे। तो ये इंटरप्टेड टाइम सीरीज डिजाइन हो गया। मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन में क्या होता, मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन में हमारे पास अलग अलग टाइम सीरीज चल रही हैं जिनका हम आपस में कंपैरिजन करेंगे। जैसे सपोज मैं देखूं कि जनवरी से लेके अगस्त में तक में मैं टाइम सीरीज एनालिसिस कर रही हूँ दिल्ली में कि यहाँ पे कितने रोड रेज इंसिडेंट्स मुझे देखने को मिले। ऐसा ही कुछ एनालिसिस मैं मुंबई में भी कर रही हूँ कि वहां कितने रोड रेज इंसिडेंट मेरे को देखने मिले।
फिर अब मैं दिल्ली का जो मैंने टाइम सीरीज़ एनालिसिस करा और जो मुंबई का करा, इनका अब मैं आपस में कंपैरिज़न करूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा मेरा मल्टीपल टाइम सीरीज़ डिज़ाइन, ओके? तो ये हो गए मेरे प्री एक्सपेरिमेंट, ट्रू एक्सपेरिमेंट और क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो सबसे अच्छे कौन-से रहते हैं? दैट इज़ आपके सेकेंडरी वेरिएंसेस को कंट्रोल करने में, कोई भी चांस फैक्टर, कोई भी एरर को कंट्रोल करने में नंबर 1 पे आपके होते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। उसके बाद होते हैं आपके क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और लास्ट में आता है आपके प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, के और ये हो गए आपके एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन्स भी खत्म एंड दैट इज़ इट। अब आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेरी आती है, कोई चीज़ हो जो ना समझ आई हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना या कोई भी ऐसा आपको लग रहा है कि ये टॉपिक पे भी एक यूट्यूब क्लास होनी चाहिए, तो प्लीज़ उसे कमेंट करके बताएँ कि ऐसा कौन-सा टॉपिक है जिस पे आप अगला लेक्चर यूट्यूब पे देखना चाहोगे। एंड कोई और डाउट आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको जो नंबर अगेन स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, जो लिंक पे भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी हमसे कनेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। बेझिझक होके हमसे कनेक्ट करिए, आपके क्वेरीज़ को बिल्कुल आंसर करा जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट एंड लेट मी नो एंड लेट अस नो कि ओके ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, कुछ समझ आया, नहीं अच्छी लगी, नहीं हेल्पफुल लगी तो डिसलाइक भी करें, ज़रूर बताएँ वी नीड सम फीडबैक जिसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को मॉडिफाई कर सकें, उस पे काम कर सकें एंड टॉपिक रिकमेंडेशंस भी प्लीज़ अगर आपको आते हैं कुछ कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक मे बी कुछ वैकेंसी से रिलेटेड ही, कुछ करियर से रिलेटेड ही, किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस अगर मतलब एक यूट्यूब वीडियो चाहिए हो, तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। एंड अगर आप वंस अगेन आप नए हैं यहाँ पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोज़ को ट्यून इन करने के लिए। एंड येस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर, बाय-बाय। टेक केयर, बाय, बाय।